अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गुर्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इतनी वसी फ़ील्ड है, इसके बारे में तफ़सील से तो नहीं, लेकिन जितना जानना ज़रूरी है मैं बताने की कोशिश करूँगा। यकीन मानिए कि गुर्दों का फ़ेल होना, किडनी फेलियर और इसका इलाज यानी कि डायलिसिस इतना तकलीफ़देह अमल है कि मैंने इसमें लोगों को तड़पते हुए देखा है। मैंने किसी बीमारी में लोगों को इतना तड़पते नहीं देखा। जैसे कि लोगों का लीवर फेलियर हो जाता है, या तो वो उनका ट्रांसप्लांट हो जाता है, या फिर अल्लाह ना करे मरीज़ की डेथ हो जाती है। इसके अलावा स्टंट डल जाता है दिल की बीमारियों में, लोग सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जितना मैंने इस बीमारी में, गुर्दों की बीमारी में लोगों को तड़पते देखा है, किसी में नहीं देखा। गुर्दों की बीमारी में डायलिसिस में आके कमर्शियल इंटरवेंशन करके इसकी मुकम्मल ज़िंदगी को बहुत दर्दनाक और तकलीफ़देह बना दिया जाता है। गौर से सुने, अगर आपको गुर्दों की बीमारी का जल्दी पता चल जाता है तो यकीन माने ये 100% रिवर्सिबल है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, थोड़ी सी परहेज़ कर लें और समझ लें, आप इस अज़ाब से बच जाएंगे। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने दर्दनाक मरीज़ देखे हैं। मेरी अपनी फूफो की बेटी, उस वक्त मैं छोटा था, इस दर्दनाक तकलीफ़ से गुज़री है। डायलिसिस करवाते करवाते तकरीबन उनकी सारी जायदाद बिक गई। ये इतना महंगा इलाज है। पहले महीने में 1 बार डायलिसिस होता था, फिर महीने में 2 बार, और एंड में तो हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस होता था। ये इतनी दर्दनाक और तकलीफ़देह बीमारी है। डायलिसिस के बाद आर्ज़ी तौर पर मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसलिए वो डायलिसिस कभी नहीं छोड़ता, और ना ही उनको डॉक्टर छोड़ने का मशवरा देते हैं। हालांकि डायलिसिस इस मकसद के लिए बना ही नहीं था। डायलिसिस तो इस मकसद के लिए बना था कि अगर कोई मरीज़ किडनी फेलियर की लास्ट स्टेज में पहुंच गया है और हमने उसका अगर किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो उस वक्त तक, जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होती, तो उसको सर्वाइव करवाने के लिए डायलिसिस किया जाए, ताकि पेशेंट तब तक सर्वाइव कर सके। अगर ट्रांसप्लांट फ़ौरन नहीं होता, 2-4 महीने लग जाते हैं। डोनर ढूंढने में बहुत सारे टेस्ट दरकार होते हैं, इसलिए उस पीरियड में डायलिसिस करके पेशेंट को सर्वाइव रखा जाए। लोगों ने डायलिसिस को ही ट्रीटमेंट समझ लिया और कुछ अस्पताल वालों ने इसको कारोबार बना लिया। ये 50 से 60 हज़ार महीने का खर्चा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इलाज लंबा चले तो कितना खर्चा है। 2 बंदे फिर मरीज़ के साथ चाहिए जो सुबह से शाम तक वहाँ पर बैठें। अगर आपके साथ आने वाले आपके बच्चे हैं तो साथ साथ वो डिप्रेशन का शिकार होंगे, और उसके अलावा उनका फ्यूचर भी तबाह हो जाएगा। मरहला बहुत तकलीफ़देह होता है उन बच्चों के लिए भी, उनके घर वालों के लिए भी, और ख़ुद मरीज़ के लिए भी। तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परहेज़ करें। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टेस्ट जिनसे आपको अर्ली स्टेज पे पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि गुर्दों के फेल होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो दवाइयाँ हैं, जैसा कि पेन किलर, दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ, एनसिड, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा पैनाडोल भी है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आती हैं। पहले नंबर पर आते हैं एनसिड। दूसरे नंबर पर आती है डायबिटीज़, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तीसरे नंबर पर आता है ब्लड प्रेशर। ये अंदाज़ा करें कि 75 से 80% गुर्दे फेल होने के चांसेस कम हो सकते हैं अगर आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर लें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल कर लें। मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिन वीडियोस को देखकर आपको पता लग जाएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है और हमने इसको कैसे ठीक करना है। गुर्दे की बीमारी की 5 स्टेजेस हैं, 1 से लेकर 5 तक। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, गुर्दा सिकुड़ता जाता है। एक बात जो काबिल गौर है कि जो गुर्दा है ये रीजनरेट नहीं होता, मतलब कि ये रिवर्सिबल नहीं है। एक दफ़ा जो गुर्दे का हिस्सा ख़राब हो गया है वो रीजनरेट नहीं हो सकता। जैसा कि जिगर में हो जाता है, दिल का भी अगर थोड़ा मसला हो तो वो भी काम करता रहता है, लेकिन गुर्दों का ये मसला है कि जब ये एक बार डैमेज होता है तो फिर ये रीजनरेट नहीं हो सकता। जैसे ये स्टेजेस आपको नज़र आ रही हैं, रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये मरीज़ को समझाने के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए ये बनाई गई हैं। गुर्दों के 4-5 मेन फंक्शन हैं। सबसे नंबर 1 फ़िल्ट्रेशन, मतलब गुर्दे जो पूरे हमारा खून है उसको छानते हैं, उसमें जो हमारे काम की चीज़ है उसको वापस हमारे जिस्म में भेज देते हैं, और जो फालतू चीज़ है उसको बाहर निकाल देते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म में एज ए सेंसर भी काम करते हैं। मसलन ये हमारे बॉडी में हर चीज़ के बैलेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसी कोई चीज़ आउट ऑफ बैलेंस होती है तो उसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पानी ज़्यादा पिया है तो ये पेशाब ज़्यादा बनाएंगे। अगर बॉडी में पानी कम है तो ये पानी को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करके वापस जिस्म में भेज देंगे। इस तरह अगर आप जिस्म में सोडियम ज़्यादा है, पोटाशियम ज़्यादा है तो उसको जिस्म से निकालेंगे, अगर कम है तो जिस्म में वापस ले आएंगे। इसके अलावा कुछ हार्मोन बनाता है, जैसे कि एरिथ्रोपोएटिन जो कि खून बनाने में हेल्प करता है, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देख रहे हैं नेफ्रॉन, यानी कि हमारे गुर्दों का बेसिक यूनिट जिससे मिलकर गुर्दा बनता है। लेफ्ट साइड पे देखें हेल्दी नेफ्रॉन है, और राइट साइड पे एक शुगर के मरीज़ का नेफ्रॉन शो किया गया है। साइड पे देखें कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में सुराख हो गए और वहाँ से प्रोटीन निकल निकल कर पेशाब में जा रहा है।
नंबर 3, ये जिस्म में तेज़ाबियत को कंट्रोल करता है। अगर आपके खून की pH ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन आयन को पेशाब के ज़रिए से जिस्म में से निकाल देगा और तेज़ाबियत को कंट्रोल करेगा। नंबर 5, ये रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़रूरी चीज़ों को दोबारा जिस्म में जज़ब करता है। वाटर और सोडियम यानी पानी और नमक को 99% रीअब्ज़ॉर्ब करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10 लीटर पानी पिया तो 1 लीटर पेशाब बना देगा, बाकी सारा रीअब्ज़ॉर्ब कर लेगा। पोटाशियम को 88% रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ग्लूकोज़ और अमाइनो एसिड ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कीमती हैं, इनको सारे का सारा रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है। क्रेटिनिन जो कि हमारी जिस्म का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो को सारा के सारा जिस्म से निकाल देता है, 0% रीअब्ज़ॉर्ब करता है। इसलिए हम यूरिया क्रेटिनिन का टेस्ट करवाते हैं कि अगर गुर्दे ख़राब होंगे तो हमारे ब्लड के अंदर क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्रेटिनिन हमारे जिस्म के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए ये इसको पूरे का पूरा निकाल देता है और सिर्फ 0% रीअब्ज़ॉर्ब करता है। कुछ टेस्ट जो गुर्दों के असेसमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है, उनमें से सबसे बेस्ट टेस्ट है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दूसरा है क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन। अब इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। नॉर्मल क्रेटिनिन की वैल्यू होती है 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये हम सीरम क्रेटिनिन की वैल्यू है। और दूसरा, आप किसी भी अच्छी लेबॉरेटरी से करवाएंगे तो वो आपको क्रेटिनिन के साथ साथ GFR का टेस्ट भी साथ करते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 100 से 120 ml पर मिनट। अब देखें कि ये वेरी करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की कंडीशन के साथ टेस्ट मैच कर रहे हों। कई बार पेशेंट के अंदर एक भी सिम्टम नहीं होता किडनी फेलियर का, किडनी डिजीज़ का, लेकिन जब आप उसके टेस्ट करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा डीरेंज होते हैं। पूछ रहे होंगे कि क्रेटिनिन आती कहाँ से है। ये हमारे मसल एक्टिविटी से, हमारे मसल की टूट फूट से, मसल ब्रेकडाउन से हमारे ब्लड में आती है। एक टॉक्सिक केमिकल है, इसलिए हम गुर्दे पूरे का पूरा इसको हमारे जिस्म से निकाल देते हैं। इसके साथ आप एक यूरिया का टेस्ट भी करते हैं, यूरिया क्रेटिनिन का एक साथ। लेकिन यूरिया की एज सच कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिया की वैल्यू कम आ जाएगी, कम पानी पिएंगे तो यूरिया की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन ये लेबॉरेटरी वालों ने बनाया हुआ है कि वो जब भी टेस्ट करते हैं तो यूरिया क्रेटिनिन दोनों का टेस्ट कर देते हैं, और अक्सर डॉक्टर भी जब भी टेस्ट लिखते हैं तो यूरिया क्रेटिनिन का इकट्ठा लिख देते हैं। अब हम बात करेंगे गुर्दों की बीमारी की स्टेजेस का। इनका तयन हम मुख्तलिफ टेस्टों की बुनियाद पर और अलामतों की बुनियाद पर करते हैं। अगर तो उसका टेस्ट में GFR की वैल्यू मोर देन 90 आ रही है तो हम उसको स्टेज 1 कहते हैं। इस स्टेज में कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए इस स्टेज में कोई ज़्यादा परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बात आप नोट कर लें कि गुर्दों की बीमारी की जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अलामत है वो चेंज इन कलर ऑफ द यूरिन, पेशाब के रंग का चेंज हो जाना। ये आप यूरिन के डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं। इसमें सबसे जो राइट साइड पे है, जो बहुत ज़्यादा डार्क येलो है, वो नॉर्मल यूरिन है, और जो सबसे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट रंग का, वो एबनॉर्मल यूरिन है। अब इसमें देखें कि जैसे जैसे ख़राब होते जाएंगे तो वो यूरिन को कंसंट्रेट करना छोड़ जाते हैं। जैसे ही हम पानी पी रहे हैं वो वैसे ही जिस्म से निकालते रहते हैं। पेशाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 से कम हो। पेशाब का कलर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए आप इसको नोट करें। नंबर 2, फ्रॉथिंग ऑफ यूरिन, मतलब पेशाब की झाग बनना। अगर आप किसी बर्तन में पेशाब करेंगे या कंपोर्ट में पेशाब करेंगे तो आप देखेंगे कि झाग बनती है, लेकिन अगर किसी नॉर्मल बंदे की झाग है तो वो कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये झाग प्रोटीन के आने की वजह से बन रही है पेशाब में तो फिर ये 2-3 मिनट तक रहेगी। पेशाब पर झाग का बना इस चीज़ की निशानी है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है। इसके अलावा पेशेंट को बार बार पेशाब आएगा। अगर आप में इनमें से कोई भी अलामत है तो आप फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर को चेक कराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने किस डॉक्टर को चेक करवाना है, तो आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाना है, जिसे हम गुर्दों का फिजिशियन कहते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो गुर्दों का सर्जन होता है, जो अब कोई मसला होगा तो वो सर्जरी करेगा, लेकिन आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाना है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाना है, बहुत ज़्यादा महंगे टेस्ट नहीं करवाने। ये चार्ट आपकी आसानी के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब तक GFR 60 तक रहती है तो कोई सिम्टम नहीं आता, तब तक स्टेज 2 चल रही होती है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है। मसला होता है जब आप 60 से नीचे जाते हैं, 59 तक। ऐसे GFR 60 से नीचे आती है तो स्टेज 3 शुरू हो जाती है, 30 से 59 ml पर मिनट तक। ये मोस्ट कॉमन स्टेज है। ये है वो स्टेज जिसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, और यही वो स्टेज है जिसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप इस मसले को रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद फिर स्टेज 4-5 में आप कुछ नहीं कर सकते। इसी में इंटरवेंशन करेंगे, लो कार्ब पे जाएंगे, कीटो डाइट यूज़ करेंगे ताकि इस मसले को रिवर्स कर सकें। इसमें इस स्टेज में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और बाकी सारे सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि जिसम में फॉस्फेट की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, कैल्शियम लो होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम लो होता है तो ये मैसेज भेजता है पैराथायराइड ग्लैंड को कि वो एक हार्मोन बनाए पैराथायराइड, ताकि वो जिस्म में कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा कर सके। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलता है और उसको बैलेंस करता है, और कुछ अजाफी कैल्शियम को पैराथायराइड हार्मोन बॉडी से बाहर भी निकालता है। इसके अलावा खून की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि किडनीज जो हैं वो एक हार्मोन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि खून बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनको हर हफ्ते एक टीका लगता है जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो आजकल काफ़ी शॉर्ट भी है और इसके अलावा काफ़ी महंगा भी है। वो आपके हाथ, पाँव और मुंह पर सोजिश आना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पर आंखों के नीचे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर पेशेंट में सोजिश आए।
इसके अलावा आपकी कमर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, बैक पेन, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चोट के, क्योंकि जब आपके जिस्म से प्रोटीन लॉस होता है पेशाब के ज़रिए तो क्या होता है कि आपकी पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आपको शदीद किस्म का बैक पेन होता है, और जिसमें GFR 15 से 29 ml तक आ जाती है सिर्फ। और जो पिछले सारे साइंस हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं और ज़्यादा मज़ीद हालत ख़राब हो जाती है। ये वो स्टेज है जहाँ पर हम मरीज़ को प्रिपेयर करते हैं डायलिसिस के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए। अब ट्रांसप्लांट में 3-4 महीने लग जाते हैं, इसलिए उस वक्त तक मरीज़ को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हमें डायलिसिस करना पड़ता है। ये स्टेज इरिवर्सिबल है, लेकिन अगर आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते तो बहुत ज़्यादा परहेज़ अगर आप करें, लो कार्ब पे जाएँ, तो फिर आप 3-4 साल बगैर ट्रांसप्लांट के निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर मामला जो है वो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्टेज 5 है, आपकी GFR मज़ीद कम होकर लेस दैन 15 ml पर मिनट हो जाती है। आपको सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है क्योंकि फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है। नींद में बहुत ज़्यादा मसला होता है, आप बिल्कुल सो नहीं सकते, आपके सांस से स्मेल आना शुरू हो जाती है, आपके मुंह का जायका तब्दील हो जाता है। आप कुछ भी खाएंगे का आपको मेटालिक टेस्ट आएगा, जैसे आपने कोई मेटल की चीज़ खाई होती है। इसके बाद सिम्टम्स मज़ीद वर्स होने लग जाते हैं, पूरे जिस्म पर ख़ारिश होने लग जाती है। आप कुछ भी खाएंगे तो आपको उल्टी नहीं होने लग जाएगी, आपका दिल ख़राब होता रहेगा, आप कुछ भी खा नहीं सकेंगे, आपके पट्ठों में शदीद दर्द होने लगेगा, आपके जिस्म में यूरिया क्रिएटिनिन मज़ीद बढ़ता जाएगा, आपके पेशाब के ज़रिए से आपका प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मज़ीद दर्द बढ़ेगा। मैं आपको फिर बताता जाऊँ, ये स्टेजेस इरिवर्सिबल हैं। जैसे आप स्टेज 1-2 पर आएँ तो ये रूटीन टेस्ट, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और इसके अलावा क्रिएटिनिन करवाएँ, और ज़्यादा हो तो अल्ट्रासाउंड करवा लें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेज 1 और 2 पर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, स्टेज 3 पर भी रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, कीटो डाइट करें, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करें, प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें और दवाइयों का, पेन किलर का इस्तेमाल कम से कम करें। मैं आपको बता चुका हूँ गुर्दे फेल होने की सबसे बड़ी वजह दवाइयाँ हैं, दूसरे नंबर पर शुगर है और तीसरे नंबर पर ब्लड प्रेशर है। शुगर को कंट्रोल करें, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझें, उसको कंट्रोल करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।